IVM। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। आज बात करेंगे आईपीएल के इतिहास की और आपको बताएंगे 18 अप्रैल 2008 क्या कुछ मायने रखता है भारतीय क्रिकेट में। वर्ल्ड क्रिकेट में एक हलचल सी आई थी इस तारीख को, क्योंकि इसी तारीख को आईपीएल की पहली गेंद फेंकी गई थी और पहले ही मैच ने ये तय कर दिया था कि आईपीएल कितना लोकप्रिय होने वाला है। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और उनसे आज गुजारिश है कि वो भी अपने आईपीएल मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उस पे डिस्कशन कर सकें कि आईपीएल के जो अब तक के जितने भी फेजेस हुए हैं उसमें कौन सा फेज सबसे अच्छा रहा है, यानी कौन सा सीजन सबसे अच्छा रहा है। आईपीएल के अलग अलग सीजन में क्या कुछ हिस्ट्री क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आईपीएल का जो बज है वो लगातार बढ़ता चला गया और आज हालत यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट में तमाम क्रिकेटर्स को आईपीएल का इंतजार रहता है। हमारे साथ आईपीएल से जुड़े हुए दो बेहद खास मेहमान हैं। एक कमेंटेटर के तौर पे जुड़े रहे निखिल भाई, लगातार वो आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं और सुन रहे हैं। साथ ही सबा भाई एज ऑफिशियल आईपीएल के साथ उन्होंने काम किया, बीसीसीआई के साथ उन्होंने काम किया और अलग अलग नजरिया है सबका आईपीएल को लेके। आज आईपीएल में सबसे पहले, क्योंकि आजकल हम तारीख से बड़ी शुरुआत कर रहे हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में टेस्ट क्रिकेट की तारीख पर अच्छा डिस्कशन किया था जब पहला टेस्ट मैच खेला गया था, ऑफिशियल टेस्ट मैच। अब ऑफिशियल आईपीएल के मैच की बात कर लें। 18 अप्रैल 2008, लगभग 14 साल पहले, सभा भाई, जब पहली गेंद फेंकी गई आरसीबी वर्सेस केकेआर, आपको लगा था ये टूर्नामेंट इतना बड़ा हो जाएगा तब, और आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं मैच देख रहा था रांची क्योंकि ये नहीं, जो आप पहल थी। कोलकाता थे, दिल्ली थे, कहाँ थे तब? मैं दिल्ली में था तब। अच्छा। तब दिल्ली में था और हम लोग, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक चैनल के लिए हम लोग कवर भी कर रहे थे, जी क्योंकि जी। ये पहली बार था कि फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स मिल के एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट। और इसलिए इसकी जो एक्साइटमेंट था बहुत ज्यादा था। सब लोगों की निगाहें इस टूर्नामेंट के ऊपर थी। और मुझे याद है 2008 में जिस तरह से रूल्स बनाए गए थे, उसमें हर एक टीम के साथ एक लेजेंड या फिर एक मेंटर के रूप में एक खिलाड़ी को रखा हाँ। गया था। सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सौरव गांगुली हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, अनिल कुंबले हैं। ये सभी खिलाड़ी किसी न किसी टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टाइम्स था ये। और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर में भी ये कुछ दिनों से चलता आ रहा था कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबों की तैयारी अलग प्रकार की हो रही थी। तो एक प्रकार का बज़ था चारों तरफ इस आईपीएल को लेकर। T20 का मुकाबला इसके पहले भारत में कभी खेला गया नहीं था। इन सब चीजों हम्म। को अब ध्यान में रखकर भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी बात है कि विश्व कप T20 के बारे में भी बातें हो रही थी। उसके ऊपर भी चर्चा हो रही थी कि क्या वो एक्साइटमेंट जो हमें विश्व कप में देखने को मिला है वो यहाँ पर देखने को हम्म। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की कई सारी बातें सामने आ रही थी। तो सभी के मन में यही था कि ये शुरू हो और देखना ये है कि किस ऊंचाइयों तक ये आईपीएल जाता है। निखिल भाई, क्या कुछ आपके जहन में आया था जब आपने आईपीएल की पहली बॉल देखी, प्रवीण कुमार के हाथ में गेंद और सौरव गांगुली स्ट्राइक ले रहे हैं, यानी कि एक पूर्व कप्तान एक ऐसे गेंदबाज को सामने फेस करने जा रहा था जिसकी स्विंग गेंदबाजी बहुत मशहूर थी, और एक एक अलग तरीके का विजन नजर आ रहा था। इस पे तो आगे बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ आप कर रहे थे उस समय जब 2008 में आईपीएल का पहला मैच खेला गया, और क्या आपको लगा था तब इतना बड़ा सक्सेसफुल होगा, इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा आईपीएल? राजीव भाई, उस समय एक न्यूज चैनल के लिए मैं वो आईपीएल कवर कर रहा था। जिस तरीके से वो लॉन्च हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी, हर टीमों के वो कपड़े नजर आ रहे थे अंडर लाइट्स। मुंबई इंडियंस के ब्लू, केकेआर के जो कलर थे ब्लैक एंड गोल्ड, उस समय आरसीबी, सभी भारतीय समझ लीजिए बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने टीम्स खरीदी थी। और सबको ये था कि ये एक नया मतलब गेम है। जैसे मैंने कहा कि हम्म। विश्व के सारे दिग्गज खिलाड़ी आपको खेल रहे हैं। आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं भी खेले थे, कुछ नए चेहरे अपना नाम अपनी पहचान बनाने को देखेंगे, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन वो पहले मैच के बाद वो गॉड गिफ्टेड था, या समझ लीजिए जो पहला गेम, जो जिस तरीके से वो गेम खेला गया अंडर लाइट, सबको इतना पसंद आया। फिर वो ब्रेंडन मैकलम की वो इनिंग, 150 रनों वाली जो वो इनिंग थी, उसके बाद मतलब सभी हदें पार हो गई थी कि 20 ओवर की क्रिकेट में इस तरीके से बैटिंग कोई कर सकता है। वो जी। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई
और उस गेम के बाद फिर पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखे। मतलब जी। वो एक अद्भुत था। उसके बाद पहली गेम के बाद सबको आइडिया था कि ये क्या होगा। फिर आपको याद हो कि कुछ समय के बाद वो टेलीविजन राइट्स को लेके बातचीत हो रही थी। पहली बारी फिर वो सुना कि $1 बिलियन, हुँ, 10 साल में $1 बिलियन आपका टेलीविजन राइट्स आएगा। तो समझ लीजिए कि वो फ्लड गेट्स खुल गए थे पैसों की जी, बौछार को लेके। सबको पहले वो अनुमान नहीं था, वो सोच भी नहीं कोई कर सकता था कि भाई इस किस्म का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई भी एक टेलीविजन चैनल इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। बट वो जी। हर सीजन के बाद वो और बड़ा होता चला गया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वो बैट और बॉल का जो कंपटीशन था वो इतना बढ़िया था, और शाम के समय पे उससे बढ़िया कोई पिक्चर नहीं चलती। सो भाई ये जो ब्लॉकबस्टर शुरू हुआ, क्या आप मानते हैं ब्रेंडन मैकलम की इस पारी ने बिल्कुल टोन सेट कर दिया? 158 रन 73 गेंदों पे अच्छा बॉलिंग ओपोनेंट था जिसमें प्रवीण कुमार थे, उसमें अनिल कुंबले भी उस मैच में खेल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। सुनील जोशी जो अभी सेलेक्टर हैं, वो थे, और बड़ी अच्छी बॉलिंग अटैक था आरसीबी का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बड़े-बड़े छक्के मारे, क्या आईपीएल का एक्चुअल टोन सेट हुआ? उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये सुपर हिट टूर्नामेंट हो जाएगा? बहुत बड़ा फैक्टर था वो राजीव, क्योंकि उसने उस पारी ने एक प्रकार से बेंचमार्क सेट कर दिया था कि टी20 में आप क्या देख सकते हैं। हुँ, स्पेक्टेटर्स के लिए बहुत ही बड़ा वो एक तरह से इवेंट था। वो मोमेंट था जब जब ब्रेंडन मैकलम ने उस तरह की पारी खेलना शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने समाप्त की थी अपनी पारी। हुँ, ये हुँ। दर्शा रहा था कि आने वाले समय में कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है इस आईपीएल को लेकर और कितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और वो धीरे-धीरे करके ऐसा लगने लगा कि पहले जो मैचेस देखते थे क्रिकेट के, वो सिर्फ ऐसे ऐसे लोग थे जिनको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा शौक था, पर धीरे-धीरे करके फैमिलीज़ जुड़ने लगी। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा काम आईपीएल ओनर्स ने भी किया है, जिन्होंने हुँ। अपने-अपने सिटीज़ में वो इंटरेस्ट डेवलप किया, वो आउटरीच प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए ताकि फैमिलीज़ जुड़कर ये मैच देखने लगे, फुल हाउसेस होने लगे, टेलीविज़न ऑडियंस बढ़ने लगी और इन सब चीज़ों का लाभ आईपीएल को मिला, क्रिकेटर्स को मिला और अंत में बीसीसीआई को भी मिला। मैं अपनी याद बता दूँ सभा भाई और निखिल भाई आपको कि मुझे जब मैच कवर करने के लिए बोला गया, तो मुझे लगा निहायत ही वाहियात एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जहाँ पे चीयल गर्ल्स डांस कर रही हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त फैन, और मेरे को जो टीम मिली थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स को फ़ॉलो करना था पूरी तरह से। तो एक तो शाहरुख खान के साथ कई बार इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए लगभग 1 से 2 घंटे आपको होटल के उनके कमरे के बाहर वेट करना पड़ता था, क्योंकि जीत के बाद केकेआर का जो जश्न है वो शुरू होता था और वो 3-4 बजे तक चलता था। तो इसलिए मुझे और बुरा लगता था कि मैं आया हूँ क्रिकेट कवर करने, और क्योंकि हमारे चैनल से टाई अप था कि शाहरुख खान का हर मैच के बाद इंटरव्यू होगा, तो आपको वेट करना है 3 से 4 बजे तक। तो वो फॉर्मेट इनिशियली तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हर चौके के बाद कैमरा मूव हो रहा है चीयर गर्ल्स पे, और वो डांस आप दिखाते हैं 8-10 सेकंड का और वापस आ जाते हैं मैदान पे। तो इनिशियली आप लोगों को कैसा लगा था वो चीयर लीडर्स का आना, लेट नाइट पार्टीज का होना? निखिल भाई को तो बड़ा पसंद आया होगा मुझे लग रहा है, लेट नाइट पार्टीज और ये सब चीयर गर्ल्स का आना। सर धमाका अंडर लाइट्स, और फिर जाके वो म्यूजिक बजना, मजे लेना। आप अपनी मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका फर्स्ट लव, बढ़िया काम, आप बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, जिस जी। तरीके से सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे लिए ये फॉर्मेट और जिस तरीके से पूरा आयोजन हुआ था और जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, मेरे को जेन्युइनली बहुत मजा आया। मैंने कहा जी। कि ये स्पोर्ट है जो स्पोर्ट की तरीके से वो किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि हम लोग अमेरिका भी गए थे, यूएस में। हाँ। किस तरीके से यूएस में स्पोर्ट को बढ़ावा मिलता है, और ये सब मैंने पहली बार तब देखा था जब मैं लेकर्स का एक गेम देखने गया था। ये जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस थे, पीछे खाना आपको मिल रहा है गरम-गरम, व्हाइट ग्लव सर्विस। उस हिसाब से पता चला कि यार ऐसे भी स्पोर्ट आप स्टेडियम में हुँ। देख सकते हैं। तो उस हिसाब से वो मेरे लिए था कि यार ये बेंचमार्क है। ये दुनिया में अब हम टक्कर ले सकते हैं कि हमें भी पता है कि क्रिकेट को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, निखिल भाई ने कहा दुनिया से जो टक्कर ले सकते थे, और हमें 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 एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे ना सिर्फ़ खिलाड़ियों को पैसे मिले बल्कि एक बड़ा बाज़ार बन गया आईपीएल। हरचैन इसी को लेके कह रहे हैं कि आईपीएल एक $1 मिलियन लीग अब बन चुकी है। फुटबॉल जो हम लीग्स देखते हैं या एनबीए की जो लीग्स देखते हैं, सवा भाई इत्तेफ़ाक रखते हैं आप इस बात से? क्या हम उस लेवल पे पहुँच चुके हैं? हाँ, राजीव, हम उस लेवल तक पहुँच गए और वहाँ से भी हम ग्रो कर रहे हैं इस वक़्त। हुँ, क्योंकि अगर आप ऑडियंस के बारे में बात करें, जो टीवी रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है,
जितना रीच हो गया है, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही मैच्योर लीग है। और ये एक अब हम इसकी तुलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग्स है उसके साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है, जिस तरह के इंटरेस्ट ये रिवाइव कर रहा है। अगर इस बार ही अगर आप देख लें तो एक इंग्लैंड की कंपनी है जिसने एक बिड जीता है, एक टीम जीती है अहमदाबाद जी। की जो टीम है, गुजरात टाइटंस। मैन यूनाइटेड जो मशहूर फुटबॉल क्लब है, उनके ओनर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने भी बिड किया था। तो इस ये चूंकि अब ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो गया है, जो बाहर की कंपनीज वो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, ना ही केवल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को देखकर, पर एक स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल के हिसाब से भी उनको ये लगता है कि ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करेगा। मैं कुछ दिन पहले ही ये जो इनके ओनर्स हैं, गुजरात टाइटंस के जो ओनर्स हैं, उनके इंटरव्यू में पढ़ रहा था। वहां पर भी उन्होंने इसी के बारे में बात की थी कि उनका ये मकसद नहीं है कि अब जो जुड़ गए हैं तो ये 20 साल तक इस लीग के साथ जुड़े रहेंगे। उनका काम यही है कि 5 साल 10 साल तक वो देखेंगे कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद वो एग्जिट कर जाएंगे और फिर कहीं और वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर इस तरह हाँ। के कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं जो इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका महत्व धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक ये समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में राजीव। मुझे याद है कि पहले जब ये स्पोर्ट आया था इंडिया में, आईपीएल जब शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि निखिल भी इसे इत्तेफाक रखेंगे, वो ज्यादा एंटरटेनमेंट पे भरोसा रख रहा था, वो बहुत ज्यादा स्पेक्टेटर ड्रिवन था। जो भी चीजें हाँ। हो रही थी, जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जो भी इनिशिएट्स किया गया था, वो सब स्पेक्टेटर्स के लिए था। जैसे कि चीयर लीडर्स के बारे में आपने बात की, कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, जिस तरह से टीवी ऑडियंस को रुझाया जा रहा था। टीवी में भी प्रोग्राम के पहले भी चीयर गर्ल्स थी। हाँ। जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो रहे थे, जो पार्टीज हो रहे थे मैच के बाद, वहां पर मुझे जहां तक मुझे याद है कि अगर आप टिकटें खरीदे तो वहां पर भी आपको एंट्री मिल रही थी। पर धीरे धीरे करके बीसीसीआई ने रियलाइज किया कि अंत में क्रिकेट ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। जब आप हम्म। क्वालिटी क्रिकेट देंगे लोगों को, तब और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा। कि इसी वजह से धीरे धीरे ये चेंजेस देखने को मिल रहा है और अब हम एक स्थिति पे पहुंच गए हैं जहां पर ये सबसे अच्छी लीग मानी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी। निखिल भाई उस विजन के बारे में भी बात करना चाहिए। ललित मोदी ने जो विजन लेके आए इंडियन क्रिकेट में और जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ा, मुझे याद है मैं जब फाइनल पहला कवर कर रहा था, मैं डीवाई पाटिल गया वहां पे। पहला फाइनल मैच जब राजस्थान रॉयल्स ने वो टूर्नामेंट जीता, एक अलग तरीके का नशा था उस टूर्नामेंट में। और देखा हमने ललित मोदी का जो ऑरा हमने देखा था। हालांकि उससे पहले एक आईसीएल आपको याद होगा टूर्नामेंट हुआ था जहां पे खिलाड़ी बैन भी हुए थे। काफी लोगों ने कहा कि उसकी कॉपी है, बट एक्चुअली एग्जीक्यूट करना और उसको एक सफलता का एक नया आयाम देना, वो काम तो बीसीसीआई और ललित मोदी ने किया। राजीव भाई, आईसीएल ने नहीं कॉपी किया था। मैं आपको जी। बताता हूँ, शायद सवा भाई को भी याद होगा। ललित मोदी ये इस टाइप का एक टूर्नामेंट कराने की कोशिश 1998 से कर रहे थे। जब हम लोग भी अच्छा। खेल रहे थे, तब वो 50 ओवर की लीग के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपकी फुटबॉल प्रीमियर लीग जो है उसके तरीके से करने के लिए ग्वालियर की टीम, ग्वालियर रेडर्स, दिल्ली जायंट्स, इस टाइप का वो हुआ था। और मुझे याद है कि हम लोग कुछ प्लेयरों को उस समय वो खेलने के लिए जो बातचीत चल रही थी, वो 10-10 हजार रुपए मिले थे, पर किसी कारण वो नहीं कर पाए। लेकिन वो फॉर्मेट, किस तरीके से लीग चलानी है, कॉर्पोरेट हाउसेस को वो बेचना है, उनके दिमाग में वो ब्लूप्रिंट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर था। उनको समय जरूर लगा, लेकिन 2008 में वो ये कारनामा कर पाए। और वो जी। भी ऐसे फॉर्मेट के साथ जिस तरीके से मान लीजिए कि सबको वो समय, वो 3 घंटे की जो विंडो है शाम के समय पे, वो जिसको हम लोग कहते हैं और आप भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, वो टीआरपी का जो आपका प्राइम टाइम है कि सब हाँ। घर में बैठे होते थे। उस टाइम पे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो एंटरटेनमेंट के मान लीजिए सबसे बढ़िया ये फॉर्म था कि भाई सब लोग जाके वो क्रिकेट देख सकते हैं। तो दाद जी। देनी होगी किस तरीके से उस एक शख्सियत ने वो विजुअलाइज किया। और यहां तक मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर, इस गहराई तक वो विजुअलाइजेशन थी। एक तरफ था क्रिकेट, फिर वो स्पेक्टेटर जो सवा भाई भी कह रहे थे, उसके बाद स्टेडियम में जितने भी सेलिब्रिटीज आने हैं, वो हाँ। सेलिब्रिटीज को बाहर दिखाना ताकि वो लोकप्रियता बढ़ाए। जो घर में बैठे लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सितारे, बॉलीवुड के सितारे की मैच देख रहे हैं, उनको लग रहा है अरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने लोग बॉलीवुड के सितारे नहीं देख रहे थे, तो समझ हम्म। लीजिए कि स्टेडियम में पहुंच रहे थे। तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट भी किया था, इसीलिए उसकी लोकप्रियता हर साल इतनी बढ़ती चलेगी।
स्वाभाविक ब्रेक पे जाएं उससे पहले एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा इस विजन के ऊपर। जिस तरह से आईपीएल स्टार्ट हुआ और आज आईपीएल जिस मुकाम पर है कि दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स के लिए एक स्टेटस सिंबल है आईपीएल खेलना। राजीव, उस समय जब ये शुरू हुआ था तो किसी ने भी नहीं ये सोचा नहीं होगा कि ये इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। जी। और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान रहा है वो निश्चित रूप से ललित मोदी और बीसीसीआई का रहा है। जहां तक मुझे याद आ रहा है उस समय बीसीसीआई भी कुछ हद तक टेंटेटिव था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से ये हम्म। फॉर्मेट चलेगा, इसकी विंडो कहाँ से निकालेंगे। कई सारी बातें सामने आ रही थी। क्या हमारे पास उतने प्लेयर्स हैं कि नहीं, ये जो फॉरेन फॉरेन प्लेयर्स हम लेकर आ रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बहुत सारी चीजें थी। और उस वजह से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ललित मोदी ने जो टीमें जिन लोगों ने टीमों को खरीदा था उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो ललित मोदी के दोस्त भी थे। और इस वजह जी। से उस समय टीमों को खरीदना उतना आसान नहीं था। हालांकि जो वैल्यू थी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर तब भी चूंकि कॉर्पोरेट्स उतने ज्यादा सामने नहीं आ रहे थे, इसी वजह से ललित मोदी को कई कई जो उनके अपने करीबी दोस्त हैं उनको अप्रोच करना पड़ा और फिर उन लोगों ने आकर कई सारी टीमों को खरीदा भी था। पर हाँ, वो विजन जो है उसकी तारीफ जरूर करनी होगी राजीव। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल का पहला मैच तो खेले लेकिन आज भी वो आईपीएल के साथ अलग अलग भूमिकाओं में जुड़े हुए हैं। उनके बारे में बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सवा भाई और निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अब जरा बात कर लेते हैं जो पहला मैच खेले वो आजकल क्या कर रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें सौरव गांगुली जो पहला मैच खेले वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। ब्रेंडन मैकुलम जो हीरो थे उस मैच के वो कोलकाता टीम के अब कोच हैं। बड़ा मजेदार है, रिकी वॉर्टनिंग जो उस टीम का हिस्सा थे केकेआर में, वो मुंबई टीम के कोच हैं। फिर मैं आऊं दिल्ली कैपिटल्स के पाकिस्तान। कोच है। दिल्ली अरे भाई दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स के कैपिटल्स कोच के हैं। जी, जी। और डेविड हसी हैं जो शायद सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है इस समय। नहीं, किंग्स पंजाब के साथ हैं। फिर हम बात कर रहे हैं, ये सबब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज भी खेले थे इस मुकाबले में। यानी कि तब हम्म, पहला जो सीजन था उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अलाउड थे। फिर हम और अगर उसमें नीचे आए, रिद्धिमान शाह कंट्रोवर्सी में है इस समय। अजीत अगरकर कमेंट्री कर रहे हैं। फिर आ जाए मुरली कार्तिक दिल्ली कमेंट्री कर कैपिटल्स रहे के हैं। असिस्टेंट कोच है भाई। हाँ, असिस्टेंट कोच बन चुके हैं। बॉलिंग कोच फिर भी हैं। अब जरा नीचे आते हैं और अगर हम आरसीबी की टीम पे नजर डालें, राहुल द्रविड़ है, ओपन किया था उन्होंने। और उनका साथ सवा भाई कौन है आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। टी20 फॉर्मेट के दो ओपनर्स के बारे में, राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर। पहले जरा इस पे एक टिप्पणी हो जाए। मैं निखिल को ज्यादा देता हूँ कि वही टिप्पणी दे। अरे निखिल भाई। बहुत ज्यादा राहुल द्रविड़ द बॉल। भाई देखिए, ये फॉर्मेट ऐसा था, वो स्टार्ट था, पर दाद देनी होगी जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने अपनी वो जो कला थी डिफेंसिव लंबे आइकॉन समय प्लेयर थे तक वो, आरसीबी के आइकॉन प्लेयर थे। जी, और होना भी चाहिए भाई। बैंगलोर के जी। निवासी हैं, बैंगलोर की टीम है, वो आइकॉन प्लेयर तो होना ही था। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वो जो जौहर दिखाया, व्हाइट बॉल में, वो वनडेज में, टी20 में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पे बिल्कुल कोशिश बढ़िया तरीके से की, वो लोकप्रियता लेकिन क्या बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में निखिल भाई राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर आप ओपन करते देख रहे हैं टी20 फॉर्मेट में? राजीव भाई, अगर आज का समय लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी की तैयारी, पहले मैं राहुल के बारे में बताता हूं कि उनकी तैयारी ऐसे होती है, क्योंकि जो गेम की पेस है कि भाई पावर प्ले में 6 ओवर में किस तरीके से बैटिंग करनी है, स्ट्राइक रेट आपको 130 140 की करनी है, वो एक ऐसा खिलाड़ी वो तैयार हो गया था। क्योंकि जी। उसको वह, जब हमारा पहला इंडिया अंडर 15 का कैंप था कलकत्ता में, मैं उनको तब से जानता हूं, वो तब से दोस्ती है। वो खिलाड़ी इस तरीके से तैयार करता था। एक था टेक्निकल एस्पेक्ट, एक था होमवर्क करना कि कौन सी विपक्षी टीम के वो बॉलर है, कहां पे डालेंगे, किस तरीके से वो गेंदबाजी रहेगी उनके खिलाफ। अगर टी20 कर रहे होते तो बिल्कुल। और साथ में मामू वसीम जाफर का जो पेड नेम है ना, मामू, मामू भी कम तैयार होके नहीं आते। जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन बनाए हैं, वो अद्भुत खिलाड़ी है। इस समय अगर ऐसे खिलाड़ी खेल रहे होते तो
मैं बता रहा हूँ बड़ा मजा आता। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, विराट कोहली भी आईपीएल का पहला सीजन खेले थे आरसीबी के लिए और अभी तक वो आरसीबी टीम के साथ हैं। फिर मार्क बाउचर वो भी किसी ना किसी टीम के साथ जुड़े, उस टीम का हिस्सा थे। जहीर खान इस समय मुंबई इंडियंस के साथ हैं, वो आरसीबी में खेले। सुनील जोशी अभी नेशनल कोच है। कुल मिलाकर जो पहला आईपीएल का सीजन खेले हैं वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं आईपीएल की अलग अलग टीमों के साथ, सभा भाई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिन टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को पकड़ा है वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व करते आ रहे, तो ये भी एक अलग तरीके का रिलेशन डेवलप किया है आईपीएल ने अपने ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ और देश के खिलाड़ियों के साथ। हाँ राजीव, सही कहा आपने कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2008 से लेकर 2010 2012 तक जिन्होंने आईपीएल में भाग लिया, वो इस समय जी किसी न किसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो टीम्स हैं उनको पता है कि इन खिलाड़ियों का अनुभव बहुत ज्यादा है, इनकी पकड़ अब समझ में आती है कि टी20 में किस तरह से खेलना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। इसी वजह से ये सभी जो प्लेयर्स हैं वो अभी भी इन्वॉल्व हैं। जो जो निखिल ने बात की, मुझे ये भी लग रहा था कि अगर जो हमारे जो दिग्गज प्लेयर्स थे, भारतीय जो आइकॉन थे उस समय, मुझे ऐसा लगा कि जो टी20 फॉर्मेट है उनके करियर में 2 या 3 साल लेट आया। अगर ये 2 या 3 साल पहले आता तो फिर इनकी तैयारी और ज्यादा होती, क्योंकि उस समय स्फूर्ति ज्यादा रहती, एनर्जी ज्यादा रहती, फिटनेस लेवल ज्यादा रहता और फिर इनके लिए ज्यादा आसान रहता टी20 में ट्रांजिशन करना और अच्छा प्रदर्शन करना। क्योंकि देखिए सभी के सभी खिलाड़ी के बारे में जो आपने बात की, चाहे वो राहुल हो, वीवीएस हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली, इन सबों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, विशेष करके वनडे क्रिकेट में लाजवाब था। लाजवाब था अमेजिंग जी। परफॉर्मेंस था इनका। तो इसी वजह से इनके लिए बड़ा आसान रहता टी20 में वो परिवर्तन लाना अपने गेम में। तो मुझे ये लगा कि इन्होंने प्रयास पूरा किया, पर चूंकि इन सभी खिलाड़ियों का वो लास्ट लेग था करियर का, इसीलिए ज्यादा समय लगा इनको इस टी20 फॉर्मेट में एडजस्ट करने के लिए। इसीलिए जिस तरह का प्रदर्शन इन सभी खिलाड़ियों ने रेड बॉल क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में दिया था, उस तरह का प्रदर्शन टी20 में वो दे नहीं पाया। आपको याद होगा कि जो विश्व कप की टीम बनी थी, वहां पर ये 3-4 खिलाड़ी गए नहीं थे खेलने के लिए। हाँ इंग्लैंड नहीं दौरे गए के थे बाद ये जी। खिलाड़ी वापस आ गए थे और इसी वजह से एमएस धोनी के साथ एक यंग टीम भेजी गई थी। और वहां से ऐसा लगने लगा कि ये जो टी20 का जो फॉर्मेट है वो यंगस्टर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। बिल्कुल। और निखिल भाई क्योंकि कई बड़े नामों का सभा भाई ने जिक्र किया, सचिन तेंदुलकर जब मुंबई इंडियंस पहली बार आईपीएल जीती तो मुझे याद है उस टीम का हिस्सा थे वो, और बड़ी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी। यानी कि सबसे आखिर में जो हमारा फैब फोर था वहां से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा और आईपीएल भी सबसे आखिर में सचिन ने ही छोड़ा। जी, ठीक है। मास्टर अच्छा, वो तो फॉर्मेट फॉर्मेट से भी जूझते रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खेल रहे थे, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे वो तमाम यंग क्रिकेटर्स के साथ। मैं बता रहा हूँ ना राजीव भाई, सौ भाई को याद होगा वो खिलाड़ी, वो अद्भुत है। वो मास्टर जिस तरीके से बात कर रहे थे सभी खिलाड़ी की तैयारी, वो जब टी20 फॉर्मेट मुंबई इंडियंस के साथ भी जुड़े होंगे तो उनका कंपटीशन, उनकी ट्रेनिंग जो रहती होगी, वो क्या, वो जो 21 साल का लड़का या 20 साल का लड़का है, कहेंगे उसके साथ मैं रनिंग करूंगा, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के ट्रेनिंग करूंगा। उनकी सोच सारे जीवन इसी तरीके से रहा है कि मैंने जी। किस तरीके से अपनी कला में हमेशा सुधार करने को देखना है। और चाहे वो एक यंगस्टर जो 19 साल का बच्चा हो, 20 साल का बच्चा हो, उससे उसकी क्या खूबियां हैं उनको करीब से देख के उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ बल्लेबाजी की, वो रणनीति बनाने में पूरी तरीके से आज भी उसमें हिस्सा लेते हैं कि वो क्रिकेट की बारीकियां, उनकी कहानी बताता हूँ। वो जवागल श्रीनाथ के साथ हमेशा वो सफेद बॉल में, वो नेट्स में वो कंपटीशन करते थे कि भाई आउट स्विंग ऐसे करना है, आपने हुँ, ऐसे गेंद डालना है, ऐसे आके रिस्क की पोजीशन ऐसे हो तो आप डाल सकते हो। जवागल कहता है यार मेरे से नहीं होता, वो लेंथ हुँ, हुँ। अलग है, वो इनके करियर की स्टार्ट की बता रहा हूँ। तो वो इस तरीके के खिलाड़ी थे कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो आराम से सभी लोग कर सकते हैं। तो उस खिलाड़ी की सोच और जो-जो कारनामे वो कर सकता था, वो बॉलर एक बारी जो नहीं कर सकता वो भी जानते थे और जो कर सकता है वो भी जानते थे जब वो बैटिंग करते थे। तेंदुलकर जी। अद्भुत खिलाड़ी है, हाँ, गॉड्स अभी गिफ्ट। जवागल श्रीनाथ का नाम लिया, सवा भाई दस्ताने पहनने लगे थे तुरंत। सवा भाई बहुत लीथल फास्ट बॉलर नहीं, इंडियन क्रिकेट के शायद फास्टेस्ट जिनको आपने विकेट कीपिंग की हो। मुझे तो एक वो मैच याद आ रहा है। हम लोग सेंचुरियन में वनडे खेल रहे थे, डे नाइटर था जिम्बाब्वे के विरुद्ध। वहां जी। पर जो जिस गति का सेंचुरियन उस समय माना जाता था, कि अभी भी मुझे लगता है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रैक होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। वहां पर व्हाइट बॉल से
डे नाइट मैच हो रहा था और शाम के वक्त हम लोगों ने पहले बैटिंग की थी और फिर सेकेंड हाफ में हमारी गेंदबाजी आई थी। श्रीनाथ ने बॉलिंग की शुरुआत की थी और जिस गति से वो बॉल डाल रहे थे, मुझे याद है कि मैं 30 यार्ड के सर्कल पे खड़ा हुआ था और तब भी मुझे छलांग लगा के बॉल पकड़ना पड़ रहा था। और एक वक्त तो ऐसा आया कि पॉल स्ट्रैंग, आपको याद है, वो लेग स्पिनर थे हाँ, लेग जिम्बाब्वे स्पिनर के, याद है। तो जी, जब तक जी। मैं बॉल कलेक्ट करूं उन्होंने वो 1 रन वो उन्होंने भाग कर ले लिया था। 1 रन बाई हो गया था। और श्रीनाथ मुझे कह रहा, अरे और आगे पकड़ो। अरे आगे कहाँ से रहूंगा भाई, तुम्हारी बॉल ऊपर से निकल जाएगी फिर। ये इतना बाउंस वापस था और स्पीड थी उसमें। लेकिन बाउंस और स्पीड कितनी भी हो टी20 फॉर्मेट में, क्रिस गेल जैसे बल्लेबाजों ने भी टूर्नामेंट को एक नया आयाम दिया। निखिल भाई, आपको लगता है जिस तरह की बैटिंग उन्होंने आईपीएल में इतिहास रचा हुआ है, कई ऐसी बड़ी-बड़ी पारियां हैं जो क्रिस गेल के नाम पे हैं। अ, क्या इन जैसे खिलाड़ियों ने एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिया आईपीएल में आके, जिस तरह से वो खेले आईपीएल में? राजीव भाई, वो यूनिवर्स बॉस का टैग जो है, हुँ, सभा भाई शायद मेरे से सहमत रखेंगे। जब से टी20 क्रिकेट आई, जो खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स को एट विल और कंसिस्टेंटली छक्के मार सकते थे, तो उनकी ना वो लोकप्रियता बढ़ती चली गई जी। खिलाड़ियों के बीच में, सभी स्पेक्टेटर्स के बीच में। ये हुआ कि यार, ये भी होता है, फास्ट बॉलर्स को इतनी आसानी से छक्का लगता है। नहीं तो आपको याद हो कि जब 50 ओवर की क्रिकेट होती थी, तो इनिंग्स के अंत में वो कारनामा करने को दिखता था, और जो खिलाड़ी मध्य क्रम का या सलामी बल्लेबाज फास्ट बॉलर्स को छक्का लगाता था उस समय पेस के खिलाफ, तो उसको ना उसका दर्जा थोड़ा सा और ऊपर होता था। पर ये हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी थे कि भाई, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, 150 160 की स्ट्राइक रेट आसानी से, उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते थे, पावर प्ले, और जितनी अच्छी विकेट्स थी, बट उसके बावजूद कि कंसिस्टेंटली वो चौके और छक्के लगाना, तो वहां से वो यूनिवर्स बॉस का वो टैग हुआ। और उनकी जो अदा थी, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे, सभी बॉलर्स के मन में वो डर बैठा था कि इनकी ताकत ये, यहाँ पे गेंद डालेंगे तो फिर स्टैंड से ही उठा के या मंगवानी जी। पड़ेगी। तो वो एक अद्भुत कला थी, कंसिस्टेंटली छक्के लगाने की फास्ट बॉलर्स को। और कलरफुल कैरेक्टर्स ने भी आईपीएल को बहुत फेमस किया सभा भाई, चाहे वो लसित मलिंगा हो या एबी डिविलियर्स की हम बात कर लें, जिस तरह की वो बैटिंग करते थे। 24 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है आईपीएल हिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा है। ये दर्शाता है किस तरह के कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है आईपीएल में। कैसे आप देखते हैं ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जलवा बिखेरा इंडिया में? तो चलिए, सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल कहते थे, अमित मिश्रा ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। ओवरऑल आपको लगता है हमारे इंडियन प्लेयर्स ने ज्यादा आईपीएल को सक्सेस बनाया है, या विदेशी खिलाड़ियों ने बड़ा इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से आईपीएल आज एक बड़ा ब्रांड बन गया है? मिश्रण रहा है यहाँ पर राजीव। एक बात तो जी। साफ है कि जो फ्लेवर, जो प्रदर्शन, जो स्किल फॉरेन प्लेयर्स लेकर आए हैं, उससे भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय क्रिकेट एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। कई सारे जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने आकर जो अपना जलवा बिखेरा है, उससे हमारे यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम्म। जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, उसका फायदा मिला है यंगस्टर्स को, उनको बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला है। और जिस तरह के खिलाड़ी आए हैं फॉरेन प्लेयर्स, चाहे वो मलिंगा हो, क्रिस गेल हो, एबी डिविलियर्स हो, ब्रैनन मैकलम हो, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमारे यंगस्टर्स को। हम्म। और बहुत ही ज्यादा ओपननेस रही है ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर में, और इससे लाभ मिला है भारतीय यंगस्टर्स को। इसी वजह से तो ये इस लीग में कितनी ज्यादा क्वालिटी आ गई है। और अब हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स आते हैं, उनको लगता नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको इतना ज्यादा अभ्यास हो गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के साथ खेलने का और उनके विरुद्ध खेलने का आईपीएल में। तो इन इन सभी खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल इस मुकाम पर पहुंचा पहुंचा है फॉरेन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन से भी। बिल्कुल। और आईपीएल आज क्रिकेट का इतना बड़ा बाजार है, जहां पर हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है, वो चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हम कर लें, या एक बतौर क्रिकेटर आप आए जहां पे स्टेटस सिंबल के तौर पे आईपीएल को देखा जाता है। और इसके पीछे एक बड़ी सोच भी थी, और इस सोच को अमली जामा पहनाने का काम अंत में बीसीसीआई ने किया। तो बीसीसीआई को भी इसका पूरा श्रेय जाता है। और आईपीएल को अलग अलग नामों से भी जाना गया। कभी इसको इंडियन पैसा लीग कहा गया, कभी इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से तो था ही, अलग-अलग नाम से जाना गया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि आईपीएल एक इतना बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है, जैसे कि सभा भाई ने कहा कि वर्ल्ड में और भी अलग-अलग स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, उसके बराबर जाकर आईपीएल इस समय खड़ा हो चुका है। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है।
इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita talk about two growing categories, mental health and pets. They give us a rundown on why mental health apps have seen a rise, especially as a result of the lockdown. They also analyze the significant growth in the pets category of consumer goods. We often feel that we don't get paid enough for what we do. Join Chetna on Say No to Drama as she talks about self-worth. On Big Talk About Tiny Humans, Dr. Meghna and Devi Shobha discuss why feminism is a dirty word and why people find this term problematic. Sudisha and Arushi from All Things Policy talk about how the Indian economy pointed towards a 30% decline since 2016 in the number of employed young adults. And on The Longest Constitution, Priya looks at the long history of how laws on property are biased against women and how women have fought back to challenge these laws. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।